गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 हिंदी हल सहित इस पेपर को अपन हल करेंगे। कैसे उत्तर देने, कैसे उसका उत्तर लिखना है, आप इसको याद करें। इनमें से आपका ये पेपर भी आ सकता है क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सब। ये 80 नंबर का है अपना हिंदी कक्षा 8। परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न 1, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है? से बसंत ऋतु को। दूसरा, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है? ब तिनके। 3, पडुकोट्टई तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था? साइकिल चलाना। 4, मोहन चूड़ियाँ बेचने कार्य करता है। मोहन का पैसा कहलाएगा मनिहारी का। हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है। 6, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या खिलाती है? दूध पिलाती है। 7, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ है अपने प्राणों की बाजी लगा दी का अर्थ है साहसिक कार्य करना। 8, राम ने टोपियां पहनी। रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा टोपी का, टोपियां हो गया। उत्तर आपको तालिका में इस टाइप से देने। प्रश्न 9, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। ध्वनि कविता की इस पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बसंत के आगमन पर पेड़ पौधों में नई नई डालियां, कलियां और हरे हरे पत्ते आने से वृक्षों की कोमलता और सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ हरे हरे ये पात से तात्पर्य वृक्षों पर छाई हरियाली से अर्थात हरे हरे पत्तों से है। 10, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगाकर फिल्मकार बनता है इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। जैसे नाटककार का नाटक प्लस कार हो गया, कलाकार का कला प्लस कार हो गया। प्रश्न 11, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। जयपुर और गोविंद है इनका। जयपुर का जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये लिख के वाक्यों में प्रयोग हो गया ये। दूसरा, गोविंद गोविंद कक्षा में प्रथम आया। प्रश्न 12, साइकिल चलाने के कोई दो लाभ बताइए। उत्तर, 1, समय की बचत होती है। दूसरा, आर्थिक लाभ होता है क्योंकि पैसे खर्च नहीं होते, कहीं जाना होता है तो किराया नहीं लगाना पड़ता। 13, प्रतिदिन हानि हो तो गोरस की। गोरस शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ गोरस शब्द से प्राय आशय गाय के दूध दही मक्खन आदि से है। गोरस की हानि इसलिए होती थी कि श्री कृष्ण को जितना अच्छा लगता था खाते थे, बाकी को फैला देते थे। 14, गवैया को टोपी बनवानी थी इसलिए वह किसके पास गई थी? टोपी बनवाने के लिए गवैया पहले दुनिया के पास गई, इसके बाद कोरी के पास गई, अंत में टोपी सिलवाने के लिए दर्जी के पास गई। लघुत्तरात्मक प्रश्न 15, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेत के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। कोई 4 बनाइए। इनमें पहला संकेत है, ये बना दिया त्रिभुज में, एक लड़का लड़की आगे चलने का है। ये आदमी चल रहा है, इसको क्रॉस कर दिया, इसका मतलब पैदल यहाँ प्रतिबंधित है, पैदल नहीं चले। ये देखो इस प्रकार से ये है तो ये गति अवरोध है, इसका मतलब गति अवरोध है। ये गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटे रखें, उससे ज़्यादा नहीं रखें। प्रश्न 16, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर बताइएगा मैं संसार को क्या देना और क्या लेना है। उत्तर, दीवानों के हस्ती पाठ के
पाठ में दीवाने के सभी व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, सभी को खुशियाँ बांटते हैं, मस्त मौला जीवन जीकर चारों ओर प्रेम का संदेश देते हैं। साथ ही लोगों को एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे संसार के लोगों को दुख लेकर उन्हें खुशी देते हैं, सफलता संसार को देते हैं और असफलता का दोष स्वयं लेते हैं। इसी प्रकार हम भी दीवानों की तरह संसार के लोगों को दुख लेकर उन्हें खुशी देंगे। प्रश्न 17, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखिए। जैसे बादल, कमल, आँख, पेड़ है, तो बादल का वाक्य प्रयोग कर देते हैं पर्यायवाची से। आकाश में काले काले मेघ, बादल का मेघ पर्यायवाची हो गया। कमल, सरोवर में पंकज खिल रहे हैं, कमल का पंकज हो गया। आँख, वृद्ध पिता के पुत्र को आया जानकर नेत्र खोले, नेत्र आँख का नेत्र हो गया, नयन हो गया। पेड़ का जगदीश चंद्र बसु पादप वैज्ञानिक थे, पादप, पेड़ का पादप हो गया। 18, कवि घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस दोहे में कबीरदास उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो मनुष्य के पैरों के नीचे होती है। इस दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास का तात्पर्य दबे कुचले और कमज़ोर व्यक्तियों से है। ऐसे लोगों को तुच्छ मानकर उनकी निंदा की जाती है। कबीर के दोहे का संदेश है, कभी भी किसी की निंदा मत करो, विशेषकर छोटे लोगों की, क्योंकि जिस प्रकार घास का तिनका आँख में गिरकर कष्ट देता है, उसी प्रकार निर्बल भी समय पाकर कष्ट दे सकता है। प्रश्न 19 है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की क्या दुर्दशा हुई? कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। उत्तर, बच्चों के उद्यम मचाने से घर में धूल और कीचड़ चारों ओर फैल गया, झाड़ू टूट चुकी थी, घर के बर्तन इधर उधर फैले थे, भेड़ें और मुर्गियां इधर उधर घूम रही थी, बर्तन, चादर, दूध, झाड़ू आदि का काफ़ी नुकसान हुआ था। यह सब उन कामचोर बच्चों द्वारा किया गया था जिन्हें शुरू से ही काम करने की आदत नहीं डाली गई थी। प्रश्न 20, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। उत्तर, यह बात बिलवासी जी ने अपने मित्र जहूलाल से कही। जहूलाल ये जानते थे कि उनके लिए रुपयों का प्रबंध कैसे किया था। तब बिलवासी जी ने कहा कि इस रहस्य का मेरे अलावा को मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए। ऐसा कहकर वे अपनी पत्नी से चोरी करके उसकी संदूक से रुपया निकालने की बात नहीं कहना चाहते थे। 21, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत में 4 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा रखना व कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। इस अभियान से जुड़कर साफ सफाई रखकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, तभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो पाएगा। बाईस, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे चना गुरमातु दई थे, लई तू चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामसो, चोरी की बांध में जू है प्रवीणे, पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस बीने, पाछली बानी अजऊ ने तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित्र पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि सुदामा अपने मित्र कृष्ण के लिए थोड़े चावल उपहार स्वरूप लेकर गए थे। संकोचवश वे उन्हें नहीं दे रहे थे। व्याख्या। सुदामा की पत्नी ने जो चावल कृष्ण के लिए दिए गए थे,
सुदामा संकोच के कारण उन्हें नहीं दे पा रहे थे। तो बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम में जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, उन्हें भी तुम अकेले खा गए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि मित्र, चोरी करने में तुम बहुत चतुर हो। वह जो पोटली तुम दबाए हुए हो, उसमें अमृत रस में सने हुए चावल हैं। तुम उसे खोलते क्यों नहीं? लगता है बचपन की तुम्हारी आदत आज भी छूटी नहीं है। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले ही खाना चाहते हो। इसके अथवा में दिया हुआ है दूसरा पद, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है। इनकी लाई चिट्ठियों को हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। व्याख्या। कवि के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं और पूरी दुनिया में संदेश बांटते फिरते हैं। लेकिन मनुष्य इन संदेशों को नहीं पढ़ पाता है। ये एक देश से दूसरे देश में ईश्वर का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। प्रश्न 23, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ी कर उनके उत्तर दीजिए। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था, उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारे सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य भी चूर्ण हो जाएगा। वैसे नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसका भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल नहीं सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। उत्तर इनके दें। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पिंड सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था। दूसरा, हमारी पृथ्वी आरंभ में कैसी थी? उत्तर, हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आग के गोले की तरह थी। तीसरा, पिंड की आकर्षण शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था? उत्तर, पिंड की आकर्षण शक्ति से सूर्य का एक भाग टूट गया था। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। जैसे हल्का का हो गया भारी, अंत का हो गया प्रारंभ। प्रश्न 24, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिता का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अभी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरा करना चाहती हो। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ये उत्तर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सज्जनपुर, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के संबंध में। मान्यवर, विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी न्याय विभाग में कार्यरत हैं। उनका स्थानांतरण सज्जनपुर से जोधपुर हो गया है। मुझे भी अपने पिताजी के साथ जोधपुर जाना है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि मुझे अपने विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिलवाने की कृपा करें, ताकि मैं जोधपुर के राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेकर अपना अध्ययन जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। दिनांक अपने कर लो, आज 23 मार्च 2023। आपकी आज्ञाकारी शिष्या सोनिया कुमारी, कक्षा 8।
इसमें अथवा भी दिया हुआ है, उसको नहीं कर रहे हैं तो इसको कर लें। दुकानदार एवं ग्राहक के बीच संवाद को अपनी भाषा में 8 पंक्तियों में लिखिए। ग्राहक, गुड़ क्या भाव दिया? दुकानदार, 40 रुपये किलो। ग्राहक, उत्तर, ग्राहक, 1 किलो गुड़ दे दो, साथ ही 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी भी दे दो। दुकानदार, ये लीजिए। ग्राहक, कितने पैसे हुए? दुकानदार, कुल 120 रुपये देने हैं। ग्राहक, ये लीजिए 120 रुपये, अच्छा चलता हूँ। दुकानदार, धन्यवाद, फिर आइएगा। ग्राहक, धन्यवाद श्रीमान जी। 25, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। बालिका शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनमें से आ सकते हैं 100%, इसलिए आप इनको सभी को देख लेना और सभी का अपन एक बार हल कर रहे हैं। इनमें 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहले उससे प्रस्तावना, फिर बालिका की शिक्षा संबंधी स्थिति, शिक्षा का उद्देश्य, बालिका का महत्व और शिक्षा का प्रयास। जैसे पहले प्रस्तावना, बालिका शिक्षा का ही लेते हैं। प्रस्तावना, भारतीय समाज में विदुषी महिलाओं की कमी कभी नहीं रही, परंतु मध्यकाल में नारी की इतनी दुर्दशा हो गई कि उसे शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। दूसरा, बालिका शिक्षा की स्थिति, नगरों में आज बालिका शिक्षा की स्थिति काफ़ी सुधार दिखाई दे रहा है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी स्थिति वही है। लड़कियां बड़ी हुई तो घर के काम काज, चौका चूल्हा आदि में लगा दी जाती हैं। सामान्य धारणा है कि कौन सी पढ़ा लिखा कर नौकरी करानी है। शिक्षा का उद्देश्य, आज शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी तक सीमित कर दिया गया है। कितनी तुच्छ सोच है। यदि शिक्षा के मूल में यही सोच रही होती तो आदिकाल से हमारे भारत देश को जगत गुरु का स्थान न मिला होता। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति करके मनुष्य अपने परिवार, समाज और देश के विषय में सोच सकता है तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयास कर सकता है। बालिका शिक्षा का महत्व, जिस देश के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षित होंगे उस देश की प्रगति में 4 चांद लग जाएंगे। बालिकाओं को तो बालकों से बड़ा दायित्व निभाना होता है। वे ही बड़ी होकर पत्नी और माँ का स्थान प्राप्त करती हैं। एक अशिक्षित पत्नी भला अपने परिवार को किस प्रकार एक आदर्श रूप में दे सकती है, या अशिक्षित माँ अपनी संतान को किस प्रकार संस्कारित और शिक्षित कर सकती है। अतः समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बालिकाओं को शिक्षित होना अनिवार्य है। बालिका शिक्षा का प्रयास, आज हमारी सरकार बालिका शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसके लिए अनेक पाठ्यक्रम निःशुल्क भी चला रही है। देश और प्रांतों में निजी शिक्षण संस्थाएं भी बालिकाओं के लिए उच्च स्तर तक रोजगार परक शिक्षा का प्रबंध बड़े मन से कर रही है। शिक्षा के बल पर ही नारियों हर क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन होती जा रही हैं, पर अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। उपसंहार, बालिकाओं में गार्गी, मैत्रेयी, सावित्री, सीता, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सुनीता विलियम्स, सानिया मिर्जा, किरण बेदी, कल्पना चावला, बछेंद्र पाल जैसी न जाने कितनी प्रतिभाएं छिपी हैं। अतः उन्हें शिक्षित करके हमें सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण है, इसको भी देख लें, हो सकता है ये आ जाए। कैसे आपको लिखना है प्रस्तावना, भूमि, जल, वायु, आकाश, वृक्ष, नदी, पर्वत, यही सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण। इन्हीं के बीच मनुष्य आदिकाल से रहता चला रहा है। पर्यावरण मनुष्य को प्रकृति का अमूल्य वरदान है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के मत मानव ने प्रकृति को अपनी दासी बनाने के अभियान में पर्यावरण को अपार हानि पहुंचाई है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ दोषयुक्त होना है। उपसर्ग लगने से दूषण की अत्यधिकता व्यक्त होती है। आजकल प्रदूषण शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जा रहा है। पर्यावरण के किसी अंग को किसी भी प्रकार से मलिन या दूषित पाना नहीं प्रदूषित है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। पहला है प्रदूषण रोकने के उपाय। प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर ही स्थापित और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कचरे और दूषित जल
को निष्क्रिय करने के उपरांत ही विसर्जित करने के कठोर आदेश होने चाहिए। वायु को प्रदूषित करने वाले वाहनों पर भी नियंत्रण आवश्यक है। आजकल हमारी सरकार औद्योगिक कचरे के बायो ऊर्जा बनाकर इनके निस्तारण का प्रयत्न कर रही है। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति तभी मिलेगी जब वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग रोका जाए, हवाई अड्डे बस्तियों से दूर बने, रेडियो, ट्रांसफार्मर तथा लाउड स्पीकरों को मंद ध्वनि से बजाया जाए। उपसंहार: यदि प्रदूषण पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आदमी शुद्ध जल, वायु, भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा। प्रशासन और जनता दोनों के गंभीर प्रयासों से ही प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। अब तीसरा है 21वीं सदी का भारत। प्रस्तावना: 21वीं सदी भारत की होगी। भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, ऐसी घोषणा भारत के राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने की हैं। अनेक विदेशी विद्वानों ने भी भारत के उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणियाँ की हैं। क्या ये सपना सच होगा? क्या वास्तव में हम महाशक्ति, विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर बढ़ रहे हैं? इन प्रश्नों के विचार करना आवश्यक है। प्रगति के आधार: भारत की चहुमुखी उन्नति के भावों और भविष्यवाणियों के पीछे कुछ ठोस आधार दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। हमने अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतंत्र साबित किया है। हमारी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति कर रही है। पिछले विश्वव्यापी मंदी को हमने अपनी सूझबूझ से परास्त किया है। हमारी अनेक कंपनियों ने विदेशी कंपनियों को अधिग्रहण करके भारत की औद्योगिक कुशलता का प्रमाण दिया है। हमारे शिक्षक, वैज्ञानिक और उद्योगपति विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। विज्ञान, चिकित्सा, व्यवसाय, कला, सैन्य शक्ति, शिक्षा और संस्कृति, हर क्षेत्र में हमने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये सभी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे विश्वास दृढ़ करती हैं। विविध क्षेत्रों में प्रगति: इसमें संदेह नहीं कि भारत ने विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक मौलिक खोजें की हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, अस्त्र शस्त्रों का विकास, औद्योगिक कुशलता, दूरसंचार, परमाणु शक्ति और क्षेत्र में हमारी प्रगति उल्लेखनीय है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी प्रगति का प्रमाण हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता, निरंतर विकास में मिलता है। जब विश्वव्यापी मंदी से संसार को बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ढह रही थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ने इससे अप्रभावित रहकर अपनी विश्वसनीयता प्रमाणित की। विदेशी निवेश का बढ़ना और विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण भी हमारी अर्थव्यवस्था की सफलता का प्रमाण देता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारतीयों की भूमिका: 21वीं सदी के भारत को उज्जवल बनाने में जनता की भी अनिवार्य भूमिका है। जाति, संप्रदाय, निजी स्वार्थ आदि को ठुकराकर आपसी सद्भाव स्थापित करना हर नागरिक को कर्तव्य है। सभी भारतीय जन संगठित होकर बुराइयों का विनाश करें और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग करें, तभी भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। उपसंहार: इस प्रकार 21वीं सदी में भारत सच्चे अर्थों में भारतीयों के सपनों का भारत होगा। उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक रूप और भी अधिक स्वच्छ और सभ्य होगा। भारत विश्व में अपना एक अलग पद कायम करेगा। हम देशवासियों का भी कर्तव्य है कि हम सब मिलकर 21वीं सदी के भारत को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। ये अगला चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस निबंध पर भी चर्चा कर लें। पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे हम। प्रस्तावना: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसको जानने से पहले हम इन दो शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। बेटी बचाओ बेटी, हमारी संस्कृति में कन्या को देवी का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि और देवी जागरण के समय कन्या पूजन की परंपरा से सभी परिचित हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में भी नारी की महिमा का गुणगान करते हैं। आज उसी भारत में कन्या को माँ के गर्भ में ही समाप्त कर देने का
लज्जा लज्जाजनक परंपरा चल रही है। इस घोर पाप से सभ्य जगत के सामने हमारे मस्तक को झुका दिया है। बेटी पढ़ाओ शिक्षा ही शिक्षा ही एकमात्र ऐसा शस्त्र है जिसके बल पर संपूर्ण विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया जा सकता है। इसलिए इस अभियान का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान रखा गया है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण। कन्या भ्रूण को समाप्त कर देने के लिए भी अनेक कारण हैं। कुछ राजवंशों और सामंत परिवारों में विवाह के समय वर पक्ष के सामने न झुकने के झूठे अहंकार ने कन्याओं की बलि ली। पुत्री की उपेक्षा, पुत्र को महत्व दिया जाना, धन लोलुपता, दहेज प्रथा तथा कन्या के लालन पालन और सुरक्षा में आ रही समस्याओं ने भी इस निंदनीय कार्य को बढ़ावा दिया है। दहेज लोभियों ने भी इस समस्या को विकट बना दिया है। झूठी शान के प्रदर्शन के कारण कन्या का विवाह सामान्य परिवारों के लिए बोझ बन गया है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जनता और सरकार ने लिंग परीक्षण को अपराध घोषित करके कठोर दंड का प्रावधान किया है। फिर भी चोरी छुपे यह काम चल रहा है। इससे डॉक्टरों और परिवारीजन दोनों का सहयोग रहता है। इस समस्या का हल तभी संभव है जब लोगों ने लड़कियों के लिए हीन भावना समाप्त हो, पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय समाज के मस्तक पर कलंक है। इस महापाप को किसी प्रकार का सहयोग करने वालों को समाज से बाहर कर दिया जाना चाहिए और कठोर कानून बनाकर दंडित किया जाना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या मानवता के विरुद्ध अपराध है। बेटी बचाओ। बेटियां देश की संपत्ति हैं, उनको बचाना सभी भारतवासियों का कर्तव्य है। वे बेटों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। परिवार तथा देश के उत्थान में उनका योगदान बेटों से भी अधिक है। उसके लिए उनकी सुरक्षा के साथ ही उनको सुशिक्षित बनाना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री ने यह सोचकर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। ये अपना पूरा पेपर हो गया। इस प्रकार से आप लिखें, पढ़ें, समझें। इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक, थैंक यू।